हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं ला पाया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम निकल रहा था। पहले घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क और उसके बाद मैं चला गया था हिमाचल। अभी वहाँ से आया हूँ, अब जाना है थोड़ी दिन में फिर पंजाब। तो मुझे लगा चलिए जितने दिन बीच में शेष हैं आपके लिए वीडियो ले आता हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, वैवाहिक विवादों में ना स्थितियाँ हर कुछ समय के बाद बदलती रहती हैं, प्रायोरिटीज हर कुछ समय के बाद बदलती रहती हैं। एक समय पर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि भाई हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और इसी के तहत कई बार आप लीगल नोटिस, कई बार आप सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कंजुगल राइट्स के लिए फाइल करते हैं। यानी अपनी पत्नी को अपने पास रखने की हर संभव कोशिश आप करते हैं और उसी के लिए लीगल रास्ते भी अपनाते हैं। लेकिन समय के साथ प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। एक समय आता है जहां आपको यह रियलाइज होने लगता है कि अब आप उसके साथ नहीं रह सकते। सामान्यतः यह तब होता है जब पत्नी के द्वारा आपके ऊपर मल्टीपल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं और उसका कंटेंट आपके अनुसार झूठा होता है, मन खट्टा हो जाता है और दिल कहता है नहीं भाई अब इसके साथ नहीं रह सकते। इसके पीछे रीजन एक तो मन खट्टा होना और दूसरा एक डर भी होता है कि भैया अब दोबारा रहे, अभी तो कुछ किया नहीं था तो इतने एलिगेशन आ गए, अब पता नहीं कितने एलिगेशन आ जाएंगे। फिर प्रायोरिटीज फिर चेंज होती हैं। कई बार आदमी को लगता है कि ठीक है मैं केस लड़ता हूं लेकिन मैं इसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, लेकिन प्रायोरिटीज फिर चेंज होती हैं। फिर कई बार मन करता है कि यार ये जो मांग रही इसको देकर के परे करो, मेरे को पीस मिलना चाहिए, मैं कब तक इस तरह से रहूंगा। जनरली ये सिचुएशन तब आती है जब सालों साल हो जाते हैं मुकदमों को चलते हुए और आप रियलाइज करते हैं कि पैसे तो मैं फिर भी लगा ही रहा हूं, लेकिन अब लाइफ के इस स्टेज पर पीस चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी लाइफ को आगे अपने हिसाब से जियो। तो ये सब चीजें, ये सब पड़ाव आपके वैवाहिक विवादों में आते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया जिसके तथ्य पहले मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद मैं जजमेंट पे आऊंगा। इस मामले में पति पत्नी का विवाह हुआ और सेपरेशन 2003 में दोनों का हो गया था। आज आप देख लो क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2026, यानी कि 23 साल, सेपरेशन के 23 साल के बाद ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब यहां पर हस्बैंड के कुछ एलिगेशन थे। हस्बैंड ने कहा था कि जो वाइफ है उसका कंडक्ट सही नहीं था, वो उसके ऊपर तरह तरह के और सीरियस एलिगेशन लगाती थी। जब वो अब्रॉड में साथ में निवास कर रहे थे तब भी सीरियस एलिगेशन लगाती थी और इन्हीं एलिगेशन के चलते उसकी जॉब भी चली गई थी और जॉब चली जाने पर उसे वापस भारत लौटना पड़ा था। लेकिन अब इतना कुछ हो चुका है, इतना समय गुजर चुका है, अब वो ये चाहता है कि भैया अब उसकी लाइफ में पीस हो और उसे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। साथ ही साथ उसने कोर्ट को यह भी बताया कि सेपरेशन से लेके आज दिनांक तक वो अपनी पत्नी और डॉटर के खर्चे के लिए 40 लाख रुपए लगभग दे चुका है और कोर्ट के ऑर्डर से भी 68 लाख रुपए यानी 68 लाख रुपीज कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर चुका है, जिसमें अब तक काफी इंटरेस्ट भी बन चुका होगा। अब कोर्ट को यहां पर यह मामला डिसाइड करना था। ऑनरेबल कोर्ट ने पहले तो यह देखा कि दोनों के बीच 2003 से सेपरेशन है, यानी कि 23 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो अब ऐसे में मामले को यह कह दिया जाए कि भैया हम डाइवोर्स आपको नहीं देते, फिर से आप साथ रहो, ये लॉजिकल नजर नहीं आता। कोर्ट ने माना कि इनके मामले में जो मैरिज है वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन उसका हो चुका है, यानी अब इनको डाइवोर्स दे देना चाहिए। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निहित अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनको डाइवोर्स दिया। अब यहां पर जब कोर्ट इस पावर को यूज करता है तो खुद डाइवोर्स भी दे सकता है, जो दोनों के बीच में पेंडिंग मुकदमे चल रहे होते हैं उनको खत्म करने के आदेश भी दे सकता है। अब कोर्ट ने पति को यह आदेशित किया कि वो 60 लाख रुपए जमा कराए रिस्पोंडेंट के लिए, 60 लाख रुपए रिस्पोंडेंट को दे आज से 2 महीने के अंतर्गत, और कोर्ट की रजिस्ट्री में 68 लाख रुपए जो जमा है विद इंटरेस्ट वो भी रिस्पोंडेंट को 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिए जाए फ्रॉम टुडे, और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पति है वो अपनी डॉटर की मैरिज में अपने शेयर का कंट्रीब्यूशन भी करेगा, यानी मैरिज में भी भागीदारी अपनी निभाएगा, मैरिज एक्सपेंसेज में भी। तो दोस्तों ये इस प्रकार का जजमेंट हुआ, डाइवोर्स दे दिया गया। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ये न्याय हुआ। कई सारे लोग कहेंगे भाई न्याय कैसे हुआ, 60 लाख रुपए उसने एक दे दिए, 68 लाख रुपए उसने एक दे दिए, अब डॉटर की मैरिज में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि 2003 से अलग रह रहा है। दोस्तों यही वैवाहिक विवादों की सच्चाई है। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह आती है कि 23 साल जिस आदमी ने मुकदमों में गुजार दिए उसके लिए जीवन का अर्थ क्या रह गया।
जीवन की एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज पे पहुंच गया, यानी बुढ़ापे में अब आ गया, और इतने सारे फिर पैसे भी गए। अब इन सब चीजों के पीछे जो वजह थी वो सिर्फ एक थी कि मैरिज हुई, मैरिज असफल हो गई। अब देखो, दो एडल्ट लोग अगर मैरिज करते हैं, मैरिज असफल हो जाती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा खामियाजा एक पक्षकार को भुगतना पड़ता है। यानी पैसा पत्नी नहीं देगी, वो पति ही देगा इन ऑल कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैरिज का इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो, चाहे किसी का कंडक्ट सही हो, किसी का गलत हो, मेरिट क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो हमेशा पति के ऊपर आता है। इवन बहुत सारे ऐसे मामले भी देखे गए जहां पत्नी खुद अर्न करती है, उसके बाद भी उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यह आदेश करा जाता है कि भाई उसको इतना पैसा आप और दीजिए, ताकि वो भी आपके इक्वल अपना जीवन यापन कर सके। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने विवादों को शुरुआत में निपटाते हैं तो अच्छा रहेगा, या फिर 23-25 साल चलने के बाद फिर से पैसा देकर निपटाते हैं वो अच्छा रहेगा। मेरे समझाने का अर्थ सिर्फ यह है कि आखिरी में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देने के लिए कहा जाता है, तो आपको ऐसे मामलों में हमेशा लॉजिक से चलना चाहिए, तर्क के साथ कैलकुलेशन करनी चाहिए और हिसाब लगाना चाहिए कि निपटा के फायदा है या चला के फायदा है। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।